आरबीआई का एक सर्कुलर आया हुआ है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इंडियन रुपीज में भी ट्रेडिंग होगी, मतलब जो फॉरेन कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, तो वो भी क्या इंडिया से जो डील करेंगे डॉलर की जगह या किसी और करेंसी की जगह इंडियन रुपीज में करेंगे। तो इससे हमारे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ने वाला है? और दूसरा ये है कि जब डॉलर की जगह हम इंडियन रुपीज यूज करेंगे तो क्या ये स्ट्रेंथन होगा, और ये कितना वायबल है आज के सिनेरियो को देखते हुए? तो इसके बारे में क्या डिटेल में? स्वाइडली इसका हालांकि मैं मौका भी ढूंढ रहा था, कई ग्रुप्स में ये सवाल पूछा गया था, तो मैं सोच रहा था ऑडियो बना के भेजता हूँ, बट अच्छा किया, चलो आज आपने ये सवाल ले लिया पीएलआई के सीरीज ऑफ वेबिनार्स में, तो मैं इसका आराम से आंसर देने की कोशिश करता हूँ, एंड मे बी हम इस एक्सट्रैक्ट वीडियो को बाकी ग्रुप्स में शेयर भी कर देंगे। ये जो सर्कुलर है, सबसे पहले तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये सर्कुलर नया नहीं है, इस सर्कुलर में थोड़े से चेंजेस करे हैं। ये सर्कुलर आज से 10 साल पहले आया था। इनफैक्ट तब मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ट्रेजरी डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में था, और तब भी ये सर्कुलर आया था, और तब भी रुपी बहुत तेजी से डेप्रिशिएट कर रहा था। एंड ये सर्कुलर उस जमाने में इसलिए आया था बिकॉज चाइना ने एक सर्कुलर निकाला था अपनी इकोनॉमी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम बिलिंग युआन में करेंगे। चाइना ने ये सर्कुलर इसलिए निकाला था बिकॉज चाइना को जब 2008 में समझ आ गया कि उनका एक तरह से ट्रेड सरप्लस हो गया है और यूएस को ट्रेड डेफिसिट में धकेल दिया है, तो चाइना ने कहा कि अब जब यूएस ट्रेड डेफिसिट में चला ही गया और मैं ट्रेड सरप्लस में आ गया, और 30% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन चाइना में हो रही है, तो चाइना जब मेजरली एक्सपोर्ट कर रहा है और मोटा मोटा 12% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स जो वर्ल्ड की थी उस जमाने में वो चाइना करता था, आज के डेट में 15% करता है मोटा मोटा। तो चाइना ने एक तरह से ये रिफॉर्म लाया अपने देश में कि अब हम डॉलर में बिलिंग नहीं करेंगे, हम युआन में बिलिंग करेंगे। इसका पर्पस क्या था? चाइना की तरफ से जो कहानी शुरू हुई थी वो ये थी कि चाइना का एक्सपोर्टर को चाइना इंश्योर करना चाहता था कि जितना तूने खर्चा किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्लस जो तेरा प्रॉफिट मार्जिन है, वो तेरा गारंटेड रहेगा। क्योंकि अगर मैं डॉलर में बिलिंग करूंगा और डॉलर युआन हिल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोर्टर आज एक्सपोर्ट करता है और आज डॉलर का रेट 80 रुपीज है, और कल को जब पेमेंट आनी है समझो 6 महीने के बाद, और आज मेरी बातचीत हुई है 80 रुपीज पे, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरा प्रॉफिट मार्जिन, इन्फ्लेशन सब मद्देनजर रखते हुए 80 रुपए की बात हुई है, मगर उस अंग्रेज को 80 रुपए पता नहीं, उसको तो मैंने $1 बोल रखा है, और जब 6 महीने का जब डॉलर आएगा पता लगा 80 का 75 हो गया, तो नुकसान हो जाएगा मेरे को, जिसके लिए हम हेजिंग करते हैं डेरिवेटिव्स में। मगर चाइना ने क्या किया कि एक स्टेप और आगे चले गए। उन्होंने कहा जब सारी प्रोडक्शन की चेन में सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूं, सारे एक्सपोर्ट वर्ल्ड की जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूं, एक्सपोर्ट्स का 12% वर्ल्ड का मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, और वर्ल्ड का 28% प्रोडक्शन मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, तो क्यों नहीं मैं बिलिंग ही युआन में करूं। जब उसने ये सर्कुलर निकाला तो उस जमाने में हमारे आरबीआई ने भी ये सर्कुलर निकाला था कि हम भी अपने एक्सपोर्टर्स को चॉइस देते हैं कि वो भी बिलिंग रुपीज में कर सकते हैं। मगर पॉइंट ये है, ये आप समझ सकते हैं कि बिलिंग रुपीज में मैं तब कर पाऊंगा जब मेरा सामान इतना इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड को चाहिए, और वर्ल्ड में कोई और बना नहीं पा रहा, या वर्ल्ड में हमसे सस्ता कोई और नहीं बना पा रहा। और हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो वेबिनार करे फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सीरीज में या पोर्टफोलियो एजुकेशन सीरीज में, या जो अभी रिसेंटली हम जो पीएलआई की जो सीरीज कर रहे हैं, हमने एक चीज तो समझ ली कि हम आज तक जो एक्सपोर्ट करते आ रहे थे स्पेशली बिफोर 2020, हम वो एक्सपोर्ट कर रहे थे जो वर्ल्ड को ज्यादा नहीं चाहिए था। इसलिए वर्ल्ड की ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था, और हमारा रैंकिंग ओवरऑल जितने भी वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट वाले प्रोडक्ट्स थे उसमें हम 16-17 रैंक पे थे। यानी कि जो वर्ल्ड को चाहिए वो हम बना नहीं रहे, जो वर्ल्ड को नहीं चाहिए वो हम बना रहे हैं, और वर्ल्ड को जो नहीं चाहिए समझो थोड़ा थोड़ा चाहिए तो वो हमसे खरीद रहे हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट सैचुरेशन पे थी।
तो उस टाइम पे अगर ये सर्कुलर निकाला भी था तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को अच्छी तरह याद है कई एक्सपोर्टर से जब हम ये मिलते थे और लार्ज एमएनसी कंपनीज जो हमारे क्लाइंट्स होते थे, वो कहते हैं सर्कुलर का फायदा नहीं क्योंकि हम ग्लोबल वैल्यू चेन में कहीं पे स्टैंड नहीं करते। अब ये मैं यूं कहूंगा कि इंटेंशन बहुत बढ़िया थी तब भी, मैं इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं कर रहा, मगर तब हम इंपॉर्टेंट पोजीशन पे नहीं थे। मगर अब जैसे मैंने 2-3 बार जिक्र किया, मैं एक बार दोबारा जिक्र कर देता हूं। वर्ल्ड में जो मैंने इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के तहत बताया है कि वर्ल्ड में ग्रुप्स बन रहे हैं और ग्रुप्स के तहत ग्लोबल सुप्रीमेसी हर इकोनॉमी चाहेगा, तो उसमें ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, 5 तत्व। पहला, वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, उसमें आपकी एक अहम भूमिका होनी चाहिए, ताकि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो या प्रोडक्ट का एक इंटरमीडिएट गुड्स का कुछ ऐसा पोर्शन की वैल्यू एडिशन करते हो कि वर्ल्ड आपके साथ पंगा लेने से डरे। क्योंकि वर्ल्ड को लगे अगर आपके साथ पंगा लिया तो जो ग्लोबल वैल्यू चेन में, जो सप्लाई चेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन आप कर रहे हो, आपका देश कर रहा है, कहीं वो इंपैक्ट ना हो जाए जिसके कारण पूरा वर्ल्ड इंपैक्ट हो जाएगा, तो मैं ऐसे देश का पंगा नहीं लेता। यानी कि आपको सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट तत्व बनना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास अपने हथियार होने चाहिए लड़ने के लिए, अपने वेपन्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और के देश के वेपन्स के बेसिस पे लड़ोगे तो कभी भी सेमीकंडक्टर चिप्स के थ्रू कई वेपन्स चलने बंद हो जाएंगे। और इसके तो कई एग्जाम्पल रहे हैं और कारगिल वार सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। थोड़ा R&D करोगे तो आपको समझ आएगा, हमारी तो बुलेट्स भी नहीं चली और कई बंदूकें भी नहीं चली और कई बम भी नहीं फूटे, और अल्टीमेटली हम नीचे थे और कारगिल वार में दुश्मन ऊपर था। तो सैटेलाइट इमेज भी, हमारे पास सैटेलाइट नहीं थी अपनी, तो सैटेलाइट इमेज के पैसे हम खर्चते थे, और वो खर्चा करने के बाद जो सैटेलाइट इमेज आती थी वो भी डिलेड आती थी, तब तक दुश्मन की पोजीशन चेंज हो चुकी होती। तो थैंकफुली आज हम वेपन्स में भी अपने आप बना रहे हैं, हालांकि उतना नहीं, मगर फिर भी एक पहल अच्छी हो चुकी है। और साथ में हम बाकी देशों को कह रहे हैं कि भैया पहले हम आपसे वेपन्स इंपोर्ट करते थे, अब आप यहाँ पे आके बनाओ। एटलीस्ट यहाँ पे आके बनाएंगे तो एक तो मेरी जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, दूसरा मेरा इंपोर्ट का बिल कम होगा, दूसरा तीसरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, चौथा मेरे लोगों को जुगाड़ तो आता ही है तो उसको कुछ देखा देखी में अपने भाई साहब कुछ वेपन्स तो बना ही देंगे, और पांचवा अपना तो मैं बनाना सीख ही गया। साथ में तीसरा जो तत्व चाहिए होता है ग्लोबल सुप्रीमेसी में, ग्लोबल वैल्यू चेन में, वो है मोटा मोटा टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी, जिसमें पहले यूएस राज करता था, पिछले 10-15 सालों में चाइना करता था, अब इंडिया की बारी शुरू हो चुकी है, जिसमें सैटेलाइट सुप्रीमेसी और टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी में इंडिया इंपॉर्टेंट एक तत्व बन रहा है। चौथा है, अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई हो जाए या ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो आपके पास अपनी कमोडिटीज होनी चाहिए। भाई फौज को हथियार के अलावा खाने के लिए तो कुछ दोगे, तो आपके पास अपनी वीट होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, यानी कि आपकी अपनी उपज होनी चाहिए। वहां पे भी इंडिया कहीं ना कहीं स्टेप्स उठा रहा है, क्योंकि इंडिया को भी समझ आ रहा है कि वर्ल्ड में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। और पांचवा है करेंसी पावर, जो कि रशिया के साथ दिक्कत अभी रिसेंटली हमने देखी। तो इसका मतलब ये, और अगर हम रशिया को एक बार समझ भी लेते हैं कि क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने एक झटके में बोला कि भाई साहब तुम्हारे सारे रिजर्व्स फ्रीज। पॉइंट ये है भाई साहब, फ्रीज हो गया तो रशिया बेचारा एकदम से सांस ही नहीं आया उसको, तो रशिया ने भी फिर क्या बोला कि अब किसी को तेल चाहिए, अब किसी को नेचुरल गैस चाहिए, तो भैया रूबल में बिलिंग करूंगा। रशिया ऐसा कह पाया, वो इसलिए कह पाया क्योंकि वर्ल्ड को पता है कि यूरोप में सबसे मेजर सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस रशिया है, और वर्ल्ड को पता है, और हमने इसके ऊपर पूरा वेबिनार भी किया था, रशिया का जो बॉर्डर है जहां से वो नेचुरल गैस या ऑयल पहुंचता है यूरोप से उनको, वो सऊदी के तरफ से पहुंचना बहुत मुश्किल है। जो 2-3 हफ्ते में पहुंचता है वो 2-3 महीने में पहुंचेगा। इतने देर में सऊदी से अगर तेल पहुंचेगा तो यूरोप की तो जान निकल जाएगी। और रशिया ने ये गेम बड़े सही मौके पे खेली है, क्योंकि इस टाइम पे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है यूरोजोन में, और यूरोजोन में ग्रोथ है नहीं, तो अगर रशिया जैसे जैसे सांस रोकेगा वैसे वैसे यूरोजोन स्क्वीज होते होते फंसने की कतार पे है। और ये रशिया ने स्टेप उठाया, मगर ये बात अलग है कि उतना इंप्लीमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा, मगर वहां पे इंडिया बीच में आ गया। अब इंडिया ने बोला भाई साहब मेरे को दे दे तेल, मैं तेरे से खरीद लेता हूं, और साथ में तेरे को मैं डॉलर दूंगा, तो डॉलर में तू गेम कर नहीं पाएगा क्योंकि तेरे डॉलर रिजर्व तो फ्रीज हुए हैं।
और इस टाइम पे हम रशिया से अंदाजन $40-45 पे तेल खरीद रहे हैं, और मोटा मोटा हम सेकेंड लार्जेस्ट जो इंपोर्ट अब हम कर रहे हैं वो रशिया से कर रहे हैं। 50 गुना हमारा तेल का इंपोर्ट बढ़ चुका है, 50 गुना। अब दिक्कत ये आई पुतिन और मोदी साहब को कि भाई साहब ये बिलिंग किस में करेंगे। तो मोदी साहब ने कहा भाई साहब डॉलर में करेंगे तो तेरे को डॉलर मिलेंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं रुपए में करें। अब रुपए में करते हैं, कैसे करेंगे। अब वहां पे ये सर्कुलर पीछे पीछे आया। अब इसमें क्या गेम खेली, इंडिया में किसी को इंपोर्ट करने के लिए समझो तेल चाहिए। अभी सर्कुलर एक्सपोर्ट के ऊपर आया, मैं इंपोर्ट की पहले कहानी कर दूं। आपने तेल इंपोर्ट किया, रशिया को बोला कि भाई आपके रुपए जितने बनते हैं मैं देने को तैयार हूं, कहां रखूं रुपए, आप फ्लाइट पकड़ के आएंगे या मैं फ्लाइट पकड़ के आऊं। वो कहता हो भाई साहब ऐसे थोड़ा ना करेंगे, ऐसा करते हैं आपका बैंक अकाउंट कहां पे। आपने कहा सर मेरा बैंक अकाउंट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो वो जो एक्सपोर्टर है, समझो रोज नेफ्ट कंपनी है रशिया की जिसने तेल आपको बेचा, उसने अपने बैंकर को बोला कि भाई साहब आप ना अपना एक बैंक अकाउंट एसबीआई में खुलवा लो। अब रशियन बैंक का बैंक अकाउंट एसबीआई में खुल गया, जिसको हम बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो यानी कि तेरा अकाउंट मेरे पास। इसी को हम ऐसा ही बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट, मेरा अकाउंट तेरे पास। अकाउंट वही है, मेरा अकाउंट तेरे पास, तेरा अकाउंट मेरे पास। तो इसको मैं नॉस्ट्रो बोल दूं, वॉस्ट्रो बोल दूं, मतलब समझ क्लियर होनी चाहिए। भैया रशिया में किसी बैंक के साथ जिसकी डीलिंग रोज नेफ्ट के साथ है, उसने अपना अकाउंट इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोल दिया है। तो आप गए खुशी खुशी, आपने रुपए अपने बैंक अकाउंट से डेबिट करके रोज नेफ्ट के जो बैंक का जो नॉस्ट्रो अकाउंट या वॉस्ट्रो अकाउंट खुला हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर कर दिया, अब यही पैसा अगर वो रशियन बैंक रुपए लेकर रोज नेफ्ट को देगा, तो रोज नेफ्ट कहेगा भाई साहब क्या ले आए हो मेरे लिए, मेरे तो रशिया में हूं, मेरे को तो भाई साहब रूबल दो या डॉलर दो। तो अब उसका तोड़ नहीं मिल रहा था, तो उसका तोड़ इन्होंने, हिंदुस्तान ने कहा कि चल भाई साहब ऐसा चेक करते हैं, जरा ये बता तू हमसे कुछ इंपोर्ट भी करता है क्या रशिया। रशिया और हिंदुस्तान बैठे रहे कि भाई साहब इंपोर्ट तो कुछ ज्यादा कोई खास तो यार हम करते नहीं, क्योंकि वीट भी हमारे पास है और कोई ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स की रिक्वायरमेंट अपनी है नहीं तुम्हारे से, और तेल तो वैसे ही हमारा है भाई साहब। तो छुटपुट छुटपुट कोई कॉफी कुफी लेनी हो तो कॉफी कुफी आपसे ले लेंगे, बाकी छुटपुट छुटपुट कोई जेम्स एंड ज्वेलरी कोई यहाँ पे लेडीज ने डालना हो तो वो आपसे ले लेंगे बनी बनाई, बाकी कोई ज्यादा बिलिंग है नहीं। तो चलो इंडिया ने कहा चल जितनी बिलिंग है पहले तो उसको रुपी के साथ एडजस्ट करा दियो यार, ताकि तेरा रुपी जो है वो खपत हो जाएगा, और रूबल रुपी के जो कन्वर्जन रेट है उसके बेसिस पे तू ऐसा कर, तेरे रशिया वाला जो बैंक है और रोज नेफ्ट को तो काम दे दे, उसको रूबल दे दे। तो रोज नेफ्ट को उस रुपी के बदले रूबल मिल गया, मगर जो रशियन बैंक था जिसका बैंक अकाउंट एसबीआई में खुला हुआ था, उसने कहा भाई साहब ये जो रुपए रख रखे हैं इसका मैं क्या करूं। तो इसी बहाने किसी इंपोर्टर जो रशिया में था उसने कहा भाई मेरे खाते में डाल दे, मेरा एक एक्सपोर्टर है जिसने मेरे को कॉफी भेजी है या जेम्स एंड ज्वेलरी भेजी है गुजरात से, तो ऐसा कर ये रुपए उनको दे दे यार, उनके काम आ जाएगा। तो ऐसे करके कुछ कुछ एक्सचेंज ये करने की कोशिश कर रहे थे। मगर अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सर्कुलर निकाला है ना, ये सर्कुलर अब इन्होंने इसलिए निकाला है कि भाई साहब इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि मेरे एक्सपोर्ट उन प्रोडक्ट्स में भी शुरू हो गए हैं जो प्रोडक्ट्स वर्ल्ड को चाहिए, जैसे फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, यानी कि कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड की सप्लाई चेन को चाहिए, और वर्ल्ड की सप्लाई चेन चाइना से नहीं चाहती तो इंडिया से ले रही है। अब इंडिया से ले रही है, इन्होंने कहा यार मौके के ऊपर चौका डालो, भाई इंपोर्ट तो हम रुपए में कर ही रहे थे, अब ऐसा करते हैं एक्सपोर्ट को भी रुपए में कर देते हैं। अब एक्सपोर्ट को रुपए में करने का क्या मतलब है, एक्सपोर्ट को रुपए में करने का मतलब है कि मैं भी अपना एसबीआई वाला जो एसबीआई है वो भी भाई साहब जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे जाके नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो खोल लेगा और उनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम कर लेगा, जैसे ईरान के साथ कर लेगा, रशिया के साथ तो मैं कर ही रहा हूं। जो सताए हुए लोग हैं यूएस से, और अगर उनके साथ कुछ ट्रेड बन सकता है पहले तो उनके साथ कर लेते हैं, और जो सताए हुए नहीं है ऑन द फेस ऑफ इट मगर अंदर से कलप रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या पता वो भी कहें हाँ यार मैं भी अंदर से कलप रहा था, ये भाई साहब बहुत चौधरी बनता है, मेरा भी काम करवा दे यार।
क्योंकि ऐसे कई देश हैं जो भाई साहब कलपते हुए चुप थे, मगर जैसे ही हिंदुस्तान उठा तो कई देश और भी उठ गए, भाई साहब मेरा भी संभाल लेना यार, मेरा भी देख लेना। तो ऐसे में कई देश निकल रहे हैं, जैसे अफ्रीकन नेशंस बहुत खपे हुए हैं। क्यों? पुरानी जो एड्स है ना, एड्स, वो देन यूएस और फ्रांस की है। ये फिर कभी मैं बात करूंगा कि एड्स भी एक बहुत बड़ा भाई साहब माफिया प्लान हुआ था अफ्रीका में तख्ता पलट करने के लिए, और अफ्रीका तब से खपा हुआ यूएस और यूके और यूरोप के साथ। तो अब जैसे इंडिया ने अभी सऊदी को बोला था भाई साहब तेल थोड़ा सस्ता कर दो, और सऊदी ने कहा ना, इंडिया ने कहा चल फिर ठीक है, हमने घाना से ले लिया। जैसे ही घाना से लिया तो सऊदी हैरान हो गया कि भाई साहब घाना से तो सल्फर कंटेंट ज्यादा है, तुम रिफाइन कैसे करोगे? हमने रिफाइन भी कर लिया। जैसे ही हमने ये किया, कई और देश जाग के हिंदुस्तान के पास आ गए, उन्होंने बोला भाई साहब हमारा भी तेल आप ही घाना से ले लो, हमें ही रिफाइन करके हमें ही बेच दो। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की हमारी सेल बढ़नी शुरू हो गई है, एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो गई है। यानी घाना से खरीदो, रिफाइन करो और अपनी रिफाइनरी लगा दो और भाई साहब बेचना शुरू कर दो। ये वही बात हुई जैसे हमने किराए पे सैटेलाइट बेची थी। यानी कि इसका मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन में हिंदुस्तान ने बेबी बेबी स्टेप्स लेकर एक आंख दिखाने का जो सिलसिला शुरू किया, जो जयशंकर साहब अच्छे अच्छे फोरम पे बोल के आ जाते हैं, तो उसके कारण वर्ल्ड में कुछ छुटपुट कंट्रीज भी हमारे साथ शुरू हो गए हैं। और यू नेवर नो, शायद वो खुद ही कह दें कि हमारी भी बिलिंग रुपी में ही कर ले यार। यानी कि ये तो वही बात हुई, रुपी में बिलिंग कर ले, मगर इसमें बहुत बड़ा कैच है, और उसका मेरे को लगता है आने वाले समय में एक सर्कुलर आना बाकी है, रह गया है लगता है। और वो सर्कुलर क्या है? मोदी साहब कहेंगे कि भाई साहब आपका इंपोर्ट हमसे कम है और एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है, और आपके रुपए फिर भी रह जाते हैं और रुपए अनसेटल्ड हैं, तो ऐसा करो, उन रुपए को हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर दो। हमारी शेयर मार्केट बहुत बढ़िया है, हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको यील्ड अच्छा मिल जाएगा, हमारी रियल एस्टेट बहुत तगड़ी बूम कर रही है। तो यानी कि आपके लिए एक सर्कुलर ही तो निकालना है। सर्कुलर में क्या लिखना है कि भाई साहब फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो तो है ही हैं जो वेलकम है, मगर जो नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इक्विटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मे बी शायद रियल एस्टेट भी। ये गेम चेंजर होगा। तो ये कमजोर कड़ी रह गई है, आखिरी ये कड़ी एक बार भरपाई कर दी तो फिर ये धमाकेदार हो जाएगा। इमीडिएट इंपैक्ट अगर आप ये सोचें कि रुपी एप्रिशिएट हो जाएगा, रुपी एप्रिशिएट हो जाएगा इस सर्कुलर के कारण, ऐसा मत सोचो। छोटी सोच क्यों रखते हैं? रुपी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में कभी आराम से वक्त गुजारेंगे, क्योंकि ये भी कई लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या अड़चन घुस रखी है कि भाई साहब रुपी डेप्रिसिएशन मतलब हिंदुस्तान कमजोर है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपोर्ट्स के लिए रुपी डेप्रिसिएशन अच्छा है, हालांकि है अच्छा, मगर मैं ये कहना नहीं चाहता क्योंकि कोई कोरिलेशन एस्टेब्लिश नहीं है कि रुपी डेप्रिसिएशन में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि पहले एक्सपोर्ट्स हम करते ही नहीं थे खास जो वर्ल्ड को चाहिए था। ये तो जुम्मा जुम्मा अभी हमने शुरू किया है, हीरोपंती अभी तो शुरू करी है, और शुरू करी जो अभी हीरोपंती है, अभी तो एक्सपोर्ट की वैल्यू चेन में अभी तो हमने माल बना के भेजना शुरू किया है। तो रुपी डेप्रिसिएशन का कितना फायदा होगा वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। ये बात अलग है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो हमें रुपी डेप्रिसिएशन चुभता है, चुभेगा, मगर रुपी डेप्रिसिएशन से आप ये मत समझो कि हिंदुस्तान प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। एक्चुअली में ये बहुत बड़ी मिथ मिसकंसेप्शन है जिसको फिर कभी दूर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा रुपी डेप्रिसिएशन अच्छा है या बुरा है, हाँ वॉलेटिलिटी बुरी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रुपी डेप्रिशिएट होना ही है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ये वाला ज्ञान मैं अभी के लिए रोक रहा हूं, अपने आप को रोक रहा हूं, वाणी को विराम दे रहा हूं, मगर फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, रुपी डेप्रिसिएशन रोकने के लिए सर्कुलर नहीं। ये बात अलग है कि रुपी एप्रिसिएशन होना चाहिए
धीरे धीरे करके जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स टूटेगा, और मुझे उम्मीद है कि अब डॉलर इंडेक्स टूटने का समय आ चुका है, बिकॉज अब यूएस का स्लो डाउन का समय शुरू हो गया है। यूएस का डॉलर इंडेक्स इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि यूएस के डाटा बहुत अच्छे आ रहे थे, मगर जैसे मैंने इवेंट एंड टाइम एनालिसिस में भी आपको जिक्र किया है कि यूएस का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, तो डॉलर इंडेक्स टूटते हुए दिखता है, तो उसके कारण रुपी थोड़ा बहुत एप्रिशिएट हो सकता है करे। मगर ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर रुपी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन की नहीं है, ये सर्कुलर बहुत बड़ी गेम का आगाज है। और ये जो गेम है वो ये कि मैं ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर जहां माल भेज रहा हूं, वहां पे ग्लोबल करेंसी में 86% मेरी बिलिंग डॉलर में होती है, मगर असली में मेरा रिक्वायरमेंट यूएस से सिर्फ 7%। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूएस से जो माल खरीदता हूं 5 से 7% है बस। तो बिलिंग यूएस से जो करते थे उसको डॉलर में कर लो, मगर कर नहीं सकते थे ना, क्योंकि 100 साल से यूएस राज कर रहा है। कभी हिम्मत ही नहीं हुई किसी में, जिसने हिम्मत करी उसको डुबा दिया गया। यूरो का हाल देख लो, पाउंड का हाल देख लो, येन का हाल देख लो, स्विस फ्रैंक का हाल देख लो, तो किसी ने हिम्मत ही नहीं करी कि डॉलर के साथ कंपटीशन में खड़ा हो जाए। तो इसलिए 86% ऑफ द बिलिंग ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स इज डन इन डॉलर्स, बाकी छुटपुट कुछ यूरो में, कुछ पाउंड में, कुछ येन। अगर ये स्टेप लिया जाता है बोल्डली, सही तरीके से, और साथ में ग्लोबल वैल्यू चेन में अगर मेरा माल सही सप्लाई चेन में बैठ जाता है, तो मैं धीरे धीरे करके अपनी करेंसी को रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बिना किसी को बताए। ये बात अलग है कि मैंने आपको बताने की कोशिश कर दी। आई होप मैं आपको जवाब दे पाया।